हेलो दोस्तों, वेब गुरुकुल में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस में अध्ययन करते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनल रिलेशनशिप। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पॉलिटी के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, पॉलिटी में हम लोग इंडिया के संविधान के बारे में अध्ययन करते हैं। संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हम लोगों को आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के बारे में संविधान का अर्थ होता क्या है। ठीक है, संविधान में सम का अर्थ होता है बराबर। सम का अर्थ क्या होता है? बराबर। और विधान का अर्थ होता है कानून, यानी सबके लिए बराबर कानून को हम लोग संविधान कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि भारत में जितने भी लोग रहते हैं उन सबके लिए बराबर कानून है हमारे भारत में। ठीक है, जिसे हम संविधान कहते हैं। संविधान के बारे में सबसे पहले किसने लिखा ये अब समझते हैं। ठीक है, संविधान को किसने लिखा? तो हमारे भारतीय संविधान को यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसने लिखा है? श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। ठीक है, यही बात करते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारा जो संविधान है वो कैसा है। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है। तो हमारा जो संविधान है वो संघात्मक एवं एकात्मक का मिश्रण है। संघात्मक एवं एकात्मक का मिश्रण कहने का मतलब ये है कि हमारा जो भारतीय स्टेट, हमारा जो भारतीय कंट्री है उसमें ये कहता है कि ये केंद्र की शक्तियां और राज्य की शक्तियां अलग अलग स्पष्ट रूप से विभाजित की हुई है। संघात्मक एवं एकात्मक कहने का मतलब क्या होता है? केंद्र एवं राज्य की शक्तियां स्पष्ट रूप से विभाजित है। संघात्मक एवं एकात्मक कहने का मतलब सबको समझ में आया कि केंद्र एवं राज्य की जो शक्तियां हैं अलग अलग, सबका जो शक्ति है वो स्पष्ट रूप से विभाजित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारा जो संविधान है वो लोकतांत्रिक है। हमारा संविधान कैसा है? लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक कहने का मतलब हमारे यहाँ जो लोग हैं वो खुद से निर्वाचन करके, चुनाव करके यहाँ के प्रतिनिधि को चुनाव करते हैं, बनाते हैं यहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सब लोग को। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारा जो संविधान है वो प्रभुत्व संपन्न है। प्रभुत्व संपन्न कहने का मतलब हमारा जो देश है ये खुद से कोई भी डिसीजन ले सकता है। यहाँ कोई भी दिक्कत आएगी, कोई भी परेशानी होगी तो खुद से डिसीजन ले सकता है। ठीक है, अब कहते हैं कि हमारा जो देश है वो पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष। हमारे देश का संविधान कैसा है? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो देश है यहाँ सबके लिए धर्म या किसी भी भेदभाव, यहाँ धर्म के रूप में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारा जो संविधान है ये कितने भागों में बटा हुआ है। तो हमारे संविधान में 22 भाग हैं। हमारे संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस भाग को
अलग अलग पॉइंट्स में करते हैं। भाग को हम लोग लेसन कहते हैं। जैसे बुक में लेसन होता है ना, जैसे मान के चलिए हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, उसमें सेल चैप्टर है, स्केलेटन सिस्टम है, वो सब अलग अलग चैप्टर है। उसी तरह से संविधान जो हम पढ़ते हैं, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, इसमें अलग अलग चैप्टर को हम लोग क्या कहते हैं, लेसन को क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। तो हमारे संविधान में भाग यानी लेसन की संख्या 22 है। ठीक है, अब इस भाग में अलग अलग पॉइंट्स करके अनुच्छेद बनाए हुए हैं। ठीक है, जो अनुच्छेद है इसकी संख्या 395 है। ठीक है, ये ए बी सी डी करके इसकी संख्या 450 हो जाती है, लेकिन उसको हम गिनती नहीं करेंगे। हम लोग को याद रखना है कि हमारे संविधान में अनुच्छेद की संख्या कितनी है, 395 अनुच्छेद है हमारे भारतीय संविधान में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कभी कभी किसी स्थिति में नए चीजों को जोड़ना होता है, उसके लिए हमारे संविधान में अलग से अनुसूची रखा गया है। अलग से क्या रखा गया है, अनुसूची। प्रारंभ में पहले अनुसूचियों की संख्या 8 थी। ठीक है, अब इसमें 4 और अनुसूची जोड़ दी गई है, जो कि अब इसकी संख्या, अनुसूची की संख्या 12 हो गई है। ठीक है, हम बात करते हैं कि हमारा जो संविधान है वो 22 भागों में बटा हुआ है। ठीक, 22 भाग में अनुच्छेद की संख्या 395 है। अनुसूची अलग से इसलिए जोड़ा गया है ताकि अलग से कोई भी पार्ट जोड़ना हो तो अनुसूची में हम आराम से जोड़ सकते हैं। इसमें जोड़ने में थोड़ा अनुच्छेद में दिक्कत होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें जोड़ी गई है, क ख ABCD करके बहुत सारी चीजें हो गई है, इसलिए अब अलग से अनुसूची रखा गया है ताकि इसमें कोई बड़ी चीजें जोड़ना हो तो आप आसानी से इसमें जोड़ सकते हैं। प्रारंभ में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, अब इसमें 4 जोड़ दिया गया, जिसकी संख्या जोड़ करके 12 हो गई है। हमारे संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12 है। ठीक है, अब हम एक एक करके अनुसूचियों को समझते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ठीक, आइए, हमने कहा कि हमारे भारतीय संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी है, 12 है। ठीक है, हम 12 अनुसूची को एक एक करके समझ लेते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं कि पहला अनुसूची जो है हमारे संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। तो हमारा पहला अनुसूची कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। संघ कहने का मतलब यूनियन है। यूनियन कहने का मतलब सबको समझ में आ रहा होगा कि यानी भारत जो हमारा है ना, वो राज्यों का एक समूह है, एक ग्रुप है। ठीक है, जिसे हम यूनियन कहते हैं या फिर संघ कहते हैं। ठीक है, हमारा जो भारत है वो क्या है, राज्यों का एक ग्रुप है, एक समूह है, जिसे हम यूनियन या संघ कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो पहला हो गया कि हमारा भारत जो है एक अटूट राज्यों का संघ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा अनुच्छेद क्या कहता है, अनुसूची क्या कहता है। दूसरा अनुसूची कहता है कि वेतन, यानी कि जब भी बात की जाएगा दूसरा अनुसूची की, तो इसमें कोई भी चीज पहले शपथ लेने से पहले क्या किया जाएगा, वेतन ग्रहण करना होता है। ठीक है, तो दूसरा अनुसूची क्या कहता है, वेतन कहता है। ठीक, तीसरा जो अनुसूची है वो कहता है कि शपथ लिया जाएगा। तीसरा अनुसूची क्या कहता है कि शपथ। पहले भारत राज्यों का एक संघ बना दिया गया, उसके बाद क्या किया गया, वेतन ग्रहण कर लिया गया। ठीक, वेतन ग्रहण करने के बाद शपथ लिया गया। हमारे जो पॉलिटिशियन है वो बहुत चालाक थे पहले। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि भारत के राज्यों को पहले एक संघ बनाया, एक ग्रुप में जोड़ दिया। ठीक, उसके बाद क्या किया कि पहले हम लोग पैसा ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि वेतन ले लेते हैं। ठीक, वेतन लेने के बाद, पैसा लेने के बाद, तब उन लोगों ने कहा कि अब हम लोग शपथ लेते हैं कि हम लोग कोई भी भारतीय संविधान में काम करेंगे, ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं। बहुत लोग, सभी यहाँ पर अधिकारी हो या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सबको शपथ लेना होता है। ठीक है, तो शपथ किस में रखा गया, अनुसूची 3 में। पहले पैसा लिया, उसके बाद क्या किया, शपथ लिया। ठीक, अब अनुसूची 4 क्या कहता है कि राज्यसभा की सीटें, यानी कि जब पहले शपथ ले लेंगे तब उसके बाद राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, इन सब के बारे में चर्चा की जाएगी। इन्होंने, किसने कहा, पॉलिटिशियन ने, यानी नेताओं ने कहा कि पहले हम भारत राज्यों का एक संघ बनाएंगे। भारत राज्यों का एक संघ है, अनुसूची में जोड़ दिया गया, फर्स्ट अनुसूची में। ठीक, उसके बाद उन्होंने क्या कहा, अब हम लोग सबसे पहले पैसा ले लेते हैं, यानी कि वेतन। दूसरा अनुसूची में क्या है, वेतन हो गया। तीसरा में क्या कहते हैं कि अब हम लोग शपथ लेते हैं कि हम भारतीय संविधान में ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि जब हम शपथ ले लिए हैं तो अब देखते हैं कि राज्य में कितनी सीटें रहेंगी राज्यसभा में। ठीक, ये हम लोग चौथा में जोड़ दिए। पांचवा क्या कहता है कि SC ST के लिए विशेष प्रावधान,
यानी कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन सभी को लिए अलग से छूट दिया जाएगा, विशेष प्रावधान रखा जाएगा। ठीक है, ये किसमें कहता है? 5वां अनुसूची कहता है कि पिछड़े वर्ग यानी SC ST के लिए अलग से छूट दिया जाएगा, विशेष प्रावधान दिया जाएगा। ठीक है, 5वां अनुसूची कहता है। 6 क्या कहता है कि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उन सबको अलग से डेवलपिंग की व्यवस्था की जाएगी। 6 क्या कहता है? पूर्वोत्तर के 4 राज्य, पूर्वोत्तर के 4 राज्य, पूर्वोत्तर के 4 राज्य की जो बात किया जा रहा है, इसमें 4 राज्य की बात किया जाए। पूर्वोत्तर में 7 राज्य है लेकिन 4 राज्य की बात किया जाए। 4 कौन कौन से? तो पहला होता है असम, पहला कौन सा? असम राज्य। ठीक है, दूसरा कौन सा? मेघालय, दूसरा कौन सा? मेघालय। ठीक है, तीसरा कौन सा? असम, मेघालय, और तीसरा होता है त्रिपुरा। ठीक है, और मिजोरम, मिजोरम। ठीक है, 4 राज्यों को यानी 4 पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उन सबको डेवलपिंग के लिए, बहुत पिछड़े राज्य हैं, इनमें डेवलपिंग की व्यवस्था कम है, बहुत कम डेवलप हुआ है। ठीक है, तो इनको डेवलपिंग के लिए पूर्वोत्तर के जो 4 राज्य हैं उनको अलग से व्यवस्था किया गया है, जिसको अनुसूची 6 में जोड़ा गया कि इस जो पूर्वोत्तर के जो 4 राज्य हैं इनको अलग से फंड दिया जाएगा ताकि वो डेवलप होकर के आगे आगे की ओर विकसित हो सके। ठीक है, विकसित के लिए 4 राज्यों को किस में रखा गया? अनुसूची 6 में रखा गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुसूची 7 की। ठीक है, आइए, अनुसूची 7 क्या कहता है? शक्तियों का विभाजन। अनुसूची 7 क्या कहता है? शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन कहने का मतलब कि हमारे जो राज्य हैं उनमें शक्तियों को, यानी जो राज्य है वो और जो ये गवर्नमेंट है यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उन सब के बीच में अलग अलग शक्तियों का विभाजन रहेगा। ठीक है, अभी जो शक्ति का विभाजन है इसको 4 प्रकार से विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला क्या होता है? संघ सूची। पहला किसमें? संघ सूची। ठीक है, संघ सूची कहने का मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? राज्य सूची, राज्य सूची। ठीक है, इसमें राज्य की जो शक्ति होती है उसकी बात की जाएगी। ठीक है, अब कहता है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, इसमें दोनों की शक्तियों को रखा जाएगा, जिसपे दोनों का अधिकार हो उसको किस में रखा जाएगा? समवर्ती में। आगे हम इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। अब कहते हैं अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची में जो चीजें बाद में आएंगी उन सबको अवशिष्ट सूची में जोड़ने के लिए इस पेज को ब्लैंक रखा गया था हमारे संविधान में। ठीक है, शक्तियों का जब विभाजन हो रहा था तो सभी सूची को जोड़ा गया, अवशिष्ट सूची को अलग से जोड़ा गया और इसको ब्लैंक छोड़ दिया गया, सादा पेज, और इसमें कहा गया कि जो चीजें नई नई डेवलप होंगी उन सबको इसमें रखा जाएगा। ठीक है, अब हम सबको समझते हैं किसमें क्या रखा जाएगा। संघ सूची कहने का मतलब केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं? जैसे रेलवे या फिर हवाई जहाज, एरोप्लेन वगैरह की शक्तियां किसमें होती है? संघ सूची में। या फिर बैंकिंग वगैरह, ये सब किसके पास है? संघ सूची में, यानी केंद्र सरकार के पास है। ये सब चीजें राज्य सरकार के पास नहीं होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं राज्य सरकार। तो राज्य सरकार के पास जो अलग से पुलिस व्यवस्था होती है ना, वो सभी राज्य सरकार के पास होती है। वो सभी किसके पास होती है? राज्य सरकार के पास। इसके पुलिस की जो कंट्रोलिंग पावर है वो किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। ठीक है, अब हम बात करते हैं समवर्ती सूची की। समवर्ती सूची में हम लोग शिक्षा को रखते हैं। इस पे डेवलपिंग जो है दोनों स्तर से होता है, यानी कि अगर चाहे तो राज्य भी अपना एक अलग यूनिवर्सिटी खोल सकता है और केंद्र सरकार भी अपना यूनिवर्सिटी खोल सकता है। डेवलपिंग के लिए दोनों इस पे कार्य कर सकते हैं, इसलिए इसको समवर्ती सूची में रखा गया। शिक्षा को किसमें रखा गया? समवर्ती सूची में, ताकि इस पे डेवलपिंग का कार्य दोनों रूप से, दोनों तरफ से हो सके। ठीक है, राज्य सरकार भी करे और केंद्र सरकार भी करे। ठीक है, इसलिए शिक्षा को किसमें रखा गया? समवर्ती सूची में। अब हम बात करते हैं अवशिष्ट सूची की। अवशिष्ट सूची को खाली रखा गया। अब की जो भी नई चीजें आती है उन सबको इसमें जोड़ा गया। जैसे कि जो भी आजकल की सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सबको किसमें रखा गया है? अवशिष्ट सूची में। आने वाले समय 5G जो आएगा उन सबको किसमें रखा जाएगा? अवशिष्ट सूची में। यानी कि जो भी डेवलपिंग नई नई चीजें होंगी उन सबको कहाँ रखा जाएगा? अवशिष्ट सूची में। ठीक है, हमने शक्तियों का विभाजन कितने रूप में किया? 4 रूप में। कौन कौन सा? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार की शक्तियां होती है, राज्य सूची में राज्य सरकार की शक्तियां, समवर्ती सूची में दोनों की शक्तियां होती है, और अवशिष्ट सूची में नए नए चीजों को जोड़ने के लिए इसको रखा गया है। जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम जो नई चीजें आई है,
जो सोशल मीडिया वो सबको अवशिष्ट सूची में रखा गया। ठीक है, हम यहाँ अनुसूची 7 के बारे में समझे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुसूची 8। अनुसूची 8 में हम लोग भाषा को रखते हैं। ठीक है, अनुसूची 8 में भाषा को क्यों रखा गया है? भाषा को इसलिए रखा गया ताकि जो हमारा केंद्र है, जो ये हमारा भारत राज्य है, इसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, अलग अलग जगह पर जाइएगा, यहाँ पर हमारे भारत में 50 किलोमीटर पर अलग अलग भाषाएं चेंज हो जाती है। ठीक है, तो सबके पास अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। उन सबकी भाषाओं को रखने के लिए भाषा को अनुसूची में डाल दिएगा, ताकि किसी भी भाषा को कोई ठेस न पहुंचे कि हमारी भाषा को बोलने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, इसलिए इसको अनुसूची में जोड़ दिया गया। अनुसूची कौन सा में? तो अनुसूची 8 में भाषा को रखा गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुसूची 9 की। अनुसूची 9 में हम लोग भूमि सुधार को रखते हैं। अनुसूची 9 में क्या रखते हैं? भूमि सुधार। अनुसूची 9 में क्या रखते हैं? भूमि सुधार। भूमि सुधार जब आया अनुसूची 9 में, इस टाइम पर बहुत सारी चीजें जो पहले थी, जैसे मान के चलिए जो पहले जमींदार लोग थे उन लोगों के पास किलोमीटर वाइज से जमीन हुआ करता था। ठीक है, लेकिन जब से ये चीजें जो 9 के बाद है ना, इन सबको 4 गो जो अनुसूची है ये बाद में जोड़ा गया। ठीक है, 9 भी बाद में जोड़ा गया। ठीक है, तो जब अनुसूची 9 को जोड़ा गया, भूमि सुधार ये जो जोड़ा गया अनुसूची 9, इसमें अनुसूची 9 में भूमि सुधार जो हुआ, इसके वजह से किसी एक व्यक्ति के पास बहुत सारी जमीनें न रहेगी। ठीक है, यानी जमींदारी प्रथा को इस भूमि सुधार द्वारा हटा दिया गया। ठीक है, जिस लोगों के पास पहले बहुत सारी जमीनें होती थी किलोमीटर वाइज के हिसाब से, उन सबके पास अब उतनी जमीनें नहीं रही। उन सब ने डर के, भूमि सुधार की डर से सभी अपने जमीनें अपने जो भी अपने पड़ोसी लोग थे या फिर जो भी अपने खानदान के थे उन सबको बांट दिया था। अब ये चीजें भूमि सुधार में खत्म हो गई है, यानी किसी एक के पास बहुत सारी जमीनें किलोमीटर वाइज से या फिर हेक्टेयर के हिसाब से जमीनें नहीं है। ठीक है, भूमि सुधार में इन चीज को बदल दिया गया। ठीक है, अब 10 क्या कहता है? अनुसूची 10। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं, आप लोग को नीचे दिखेगा नहीं। अनुसूची 10 की बात करते हैं। ठीक है, अनुसूची 10 क्या कहता है? अनुसूची 10 कहता है कि दल बदल। अनुसूची 10 क्या कहता है? दल बदल। यानी कहने का मतलब ये है, जब से ये प्रावधान लाया गया अनुसूची में 10 जोड़ा गया, इसमें क्या हुआ कि जो पहले कोई भी चुनाव होता था, जैसे विधायक जीत करके मुख्यमंत्री बनते हैं, तो मान के चलिए कि कोई दल है। ठीक है, अब किसी दल से कोई जीता हुआ विधायक है, वो चाहता है कि हम किसी और दल में चले जाएं, तो इस दल बदल के थ्रू अब कह दिया गया कि आप किसी और दल में जीतने के बाद नहीं जा सकते हैं। जब आप जिस दल से जीते हैं उसी दल में आप रहिएगा। नहीं तो पहले क्या होता था कि कोई 10 गो विधायक से हार रहा है कोई मंत्री, वो 10 गो विधायक खरीद लिया, अपना सरकार बना लिया। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप जिस दल से जीते हैं आप उसी दल में रह सकते हैं। ठीक है, ये दल बदल के द्वारा इसको चेंज कर दिया गया। आप किसी दल से जीते हैं तो उसी दल में रहिएगा, किसी और दल में नहीं जा सकते हैं पैसे के थ्रू। ठीक है, इसमें दल बदल के द्वारा इस चीज को बदल दिया गया। ठीक, अब हम बात करते हैं अनुसूची 11 की। ठीक है, अनुसूची 11 जो है इसमें रखा गया पंचायती राज व्यवस्था को। पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, इस पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी कि जो गांव है उन सभी में डेवलपिंग की व्यवस्था बढ़ गई। ठीक है, ये गांव के डेवलपिंग के लिए ही अनुसूची 11 को रखा गया है। छोटे स्तर पर जो भी गांव होते हैं उन सबका डेवलप हो सके। पंचायत में क्या होता है? डेवलपिंग होता है। पंचायत के अंदर बहुत सारे 4-5 गांव आते हैं, उन सबकी डेवलपिंग की। जैसे मान के चलिए अगर कोई बड़े स्तर पर कोई मंत्री है, वो उनसे कोई ग्रामीण के जो गांव के जो लोग हैं वो बात करने में डरेंगे। ठीक है, इसलिए अगर कहा जाए कि पंचायती स्तर पर सबको बांट दिया जाए, जैसे पंचायती स्तर पर मान लीजिए मुखिया हो गया, उसके अंदर वार्ड होता है, प्रमुख होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। इन सबसे बात करने के लिए लोगों को डर नहीं लगती, आसानी से सबसे बात कर सकते हैं। अगर किसी लोग को विधायक से बात करना हो तो वो डरेंगे उनसे बात करने में, लेकिन छोटे स्तर के जो मंत्री हैं उनसे वो आसानी से बात कर सकते हैं, अपने गांव की जो समस्या उनको आसानी से बता सकते हैं। इसीलिए गांव की समस्या को आसानी से बताने के लिए छोटे तर्ज पर छोटे मंत्रियों का बहाल किया गया इस पंचायती राज व्यवस्था में, ताकि गांव का जो डेवलपिंग है आसानी से हो सके। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया का बहाल किया गया, इसमें वार्ड आए, प्रमुख है, उन सबसे आसानी से गांव के जो लोग हैं वो बात कर सके और जो गांव का समस्या है वो उनसे डील कर सके और उनको डेवलपिंग के लिए कह सके। ठीक है, इसलिए पंचायती राज व्यवस्था में जो आया है इसके बाद से जो गांव का जो डेवलपिंग है वो बहुत सारी सुधरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये अनुसूची
12 की, ठीक है। अनुसूची 12 में हम लोग नगर पालिका को रखते हैं। नगर पालिका जो है, इससे शहरी क्षेत्र में डेवलपिंग बढ़ी है। नगर पालिका को क्यों लाया गया है अनुसूची 12 में? शहर के क्षेत्रों में डेवलपिंग के लिए। क्यों? क्योंकि शहर के क्षेत्रों में नगर पालिका होता है, नगर पालिका का अंडर में वार्ड होता है, प्रमुख होता है, यहाँ भी शहरों में, ठीक है। तो इन सब के जिम्मे अब दे दिया गया डेवलपिंग के लिए कि शहर में नली गली कैसा है, गली कैसा है, नली कैसा है, और भी चीजें कहाँ पर क्या कमी है, उन सबको देखने के लिए किसको दे दिया गया? नगर पालिका को। शहर की डेवलपिंग के लिए किसको दे दिया गया? नगर पालिका। किस अनुसूची में? अनुसूची 12 में नगर पालिका, ताकि आसानी से शहरों का डेवलपिंग हो सके। जय हिंद, जय भारत। आज के सेशन में हम लोगों ने अनुसूची के बारे में समझा। अगले वीडियो में हम लोग भाग के बारे में पढ़ेंगे कि भाग क्या होता है, भाग 1 में क्या होता है, भाग 2 में क्या होता है, भाग के अंतर्गत हम भाग 1 में कितने अनुच्छेद को रखते हैं। सभी अनुच्छेदों के बारे में धीरे धीरे करके पढ़ते चलेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप लोग जितना ज़्यादा हो सके वेब गुरु स्कूल चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।